जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। नितिका, शिवानी, किट्टू, भुवेश, संजू, टिंकल, काजल, पारुल, ऋतु, विजय, खुशी, अंशुल, विक्की, अमृत, निशु, सारे प्यारे साथियों का बहुत सारा स्वागत है। और दोस्त, आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। हर एक परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ से साथी बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान से पढ़ना और धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक है, धीरे धीरे, क्योंकि इसके बाद में आपके टॉपिक लगभग जो है वो ओवर हो जाएंगे। तो दुनिया में अगर मैं बात करूं सबसे बड़ा संगठन कौन सा है, दुनिया में सबसे बड़ा संगठन यूएन है। यूएन, यूनाइटेड नेशन। देखो, आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत कभी कभी दो देशों के बीच में वॉर छिड़ जाता है। सुना होगा आप सब लोगों ने, जैसे कि रूस और यूक्रेन का हो गया। फिर क्या होता है कि ये झगड़े या ये वॉर बहुत बड़े भी हो जाते हैं। किसी देश को कोई देश सपोर्ट करने लगता है तो धीरे धीरे क्या होता है कि पूरी दुनिया दो ग्रुप्स में बट जाती है। ऐसा पहले भी हो चुका है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में दो ग्रुप बन गए, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। ठीक है, तो धुरी राष्ट्र में आपका जापान, जर्मनी के पक्ष वाले लोग। सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हो चुका है। तो ऐसे वर्ल्ड वॉर ना हो, दुनिया में देशों के बीच में संतुलन बना रहे, एक बैलेंस बना रहे, तो उसके लिए कुछ संस्थाएं हैं जो काम करती हैं। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में एक संस्था बनी थी, लीग ऑफ नेशंस। ऐसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, यूनाइटेड नेशन। वो क्या है वो समझना है। संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ। यूएनओ की बात करते हैं तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपका हुआ था 1914 से 1918। पूरी दुनिया में शांति हो, विश्व शांति के लिए लीग ऑफ नेशंस बना, राष्ट्र संघ बना। और राष्ट्र संघ बना था 10 जनवरी 1920 को। ये बात याद रख लीजिए। LON, लीग ऑफ नेशंस। क्या बोलते हैं इसको? LON। कब बना था? 10 जनवरी 1920 को। हेडक्वार्टर था इसका जेनेवा में। काम क्या था? आप देखोगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में बना ताकि भविष्य में कोई वर्ल्ड वॉर ना हो। लेकिन आप मुझे बताओ, क्या सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ कि नहीं हुआ? बताओ फटाफट से। अज्जू, बहुत स्वागत है दोस्त। मुझे बताओ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ कि नहीं हुआ? भैया 1939 से 45 सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, क्योंकि सब लोगों के अपने हित हैं। हर कंट्री का अपना साथी एक पर्सपेक्टिव है, उसका अपना एक साइड है, उसकी अपनी एक वॉर है, तो वो तो उसके लिए आगे बढ़ जाता है। वो सब चीज़ों को ताक पे रख देता है, क्या नियम बनाए गए हैं। तो स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ को हुई। और यूएनओ के अधिकार पत्र पर उस समय पे सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में 50 देशों ने साइन करे कि भाई हम यूएन के नियमों को मानेंगे। हस्ताक्षर हुई कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, अमेरिका में। इसको जो नाम दिया गया यूएन, ये दिया फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे। क्यों भैया इन्होंने ही क्यों नाम दिया? क्योंकि देखो, जब जर्मनी जर्मनी के साथ साथ कौन कौन से देश थे, जैसे इटली हो गया आपका, या हम बात करें जापान हो गया, और बाकी देश थे ब्रिटेन, अमेरिका तक, रूस, जितने भी शक्तिशाली देश हैं ये सब एक फ्रंट पे थे, एक साथ थे। इनको बोलते मित्र राष्ट्र। तो जीते कौन? मित्र राष्ट्र जीते, यानी जर्मनी की हार हुई। तो जिसमें जो मनमानी की गई वो मित्र राष्ट्रों के द्वारा, यानी अमेरिका, ब्रिटेन, इन सब के द्वारा मनमानी की गई। इन्होंने ही जिन देशों को कहा कि वो स्थायी देश होंगे तो उनको स्थायी देश बना दिया, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चाइना, फ्रांस। ये स्थायी देश हो गए आपका। इसमें तो मनमानी भी किनकी चलने लगी? जो वॉर को जीते। तो न्यूट्रल तो रहा नहीं कि भाई आपका न्यूट्रल है कि सभी पक्षों की बात कर रहा है। हारे हुए को दबाया गया और जो जीते हुए थे उनको अप किया गया। तो द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? 1939 से 45। उसके बाद में शांति के लिए 24 अक्टूबर 1945 को यूएन की स्थापना हुई। और इसीलिए 24 अक्टूबर को हम कौन सा डे मनाते हैं? कौन सा डे मनाते हैं 24 अक्टूबर को? यूएन डे। संयुक्त राष्ट्र दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसके संस्थापक सदस्य थे 51। जैसे 50 देशों ने साइन किए, भारत भी उनमें शामिल था। और 51वां देश बना था पोलैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएन में हस्ताक्षर करने वाला 51वां देश कौन था? पहले 50 देश थे दुनिया के, भारत भी उनमें शामिल था। और 51वां देश कौन सा बना? पोलैंड। पोलैंड बना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? एक बच्चा कह रहा है सर ईद पे छुट्टी क्यों नहीं दी, होली पे तो छुट्टी हुई थी। भेदभाव क्यों? भेदभाव नहीं है दोस्त। भेदभाव क्यों नहीं है मैं ये बताऊंगा आपको।
होली पे तो क्लासेस बहुत सारी हमारे यहाँ पर भी हुई। जैसे डिफेंस पे धर्मेंद्र सर पढ़ा रहे थे, उन्होंने लगभग 6-7 घंटे की क्लास ली उस दिन। जनरली होली पे क्या होता है, हमारे यहाँ जो ज़्यादातर स्टाफ है वो बच्चे अपना त्यौहार मनाने के लिए जाते हैं, तो क्लासेस की छुट्टी होने का कारण होता है कि सपोर्टिव स्टाफ नहीं होता है। नहीं तो होली और दिवाली पे भी छुट्टी हो, होली और दिवाली पे भी छुट्टी ना होकर के क्लास हो। लेकिन क्योंकि अब ईद के लिए यहाँ पर स्टाफ उस तरह से नहीं है जो अपना स्टाफ मतलब 8-10 लोग हैं, तो वो चले जाते हैं, तो उनकी वजह से काम प्रभावित नहीं होता है। लेकिन होली दिवाली पे क्या होता है, सारा स्टाफ चला जाता है, तो ये रीज़न होता है। बाकी ऐसे कोई धार्मिक कारण नहीं है ना। थोड़ा सा खुद को अपलिफ्ट करो और समझ विकसित करो अपनी। ऐसा थोड़ी ना होगा कि भाई हम ऐसे खिलाफ होंगे। मान के चलो हमारे यहाँ स्टूडियो में सभी बच्चे ऐसे होते जो ईद पर जाते, तो फिर हम कैसे क्लास ले पाते। सर आपकी आइज ठीक है, नहीं आज ज़्यादा है, स्वेलिंग नहीं दिख रही है, आज रेड है सारी। अंशुल भाई आज आप जाएंगे अभी क्लास के तुरंत बाद डॉक्टर के पास। तो यूएन का वर्तमान जो सदस्य हैं वो हैं आपके 193। 193वां देश है आपका दक्षिणी सूडान, जो 2011 में बना था। मुख्यालय कहाँ पर है, देखो इसको हेडक्वार्टर को देखना ध्यान से। न्यूयॉर्क में मैनहट्टन एक द्वीप है, आइलैंड, उस पर बना हुआ है। और अमेरिका के एक आपका बहुत बड़े बिजनेसमैन थे रॉकफेलर, उन्होंने ये जमीन दान में दी थी। जो इसका हेडक्वार्टर बन के तैयार हुआ वो तैयार हुआ आपका 1952 में, यानी कि 1945 में इनके पास में अपना हेडक्वार्टर नहीं था। हेडक्वार्टर कितने साल बाद बना है, 7 साल के बाद में बना है। क्या बोलेंगे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। भैया संयुक्त राष्ट्र दिवस अभी आरपीएफ एसआई में आया था, हाँ बहुत पूछा जाता है। भैया 194वां सदस्य अभी तो बनाने की बात है, हाँ जी वो फिलिस्तीन को बनाने की बात है, फिलिस्तीन को। ठीक है, वो करंट अफेयर्स में आप पढ़ेंगे तो आपका फिलिस्तीन को आप ऐड कर लेंगे, है ना, जब आएगा तो। संयुक्त राष्ट्र के ध्वज के दोनों किनारे पर एक बार सारे लोग इस पिक्चर को देखें। बीच में ग्लोब दिख रहा है आपको, साइड में पत्तियां दिख रही हैं, लीव्स दिख रही हैं, वो ऑलिव की लीव्स हैं, ऑलिव। तो संयुक्त राष्ट्र के ध्वज के दोनों किनारे पर जैतून की पत्तियां हैं, यानी कि ऑलिव लीव्स हैं, और बीच में ग्लोब है। सब लोग देख पा रहे हैं, ग्लोब है। 20 अक्टूबर 1947 को यह ध्वज संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक बना था। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक बना था। आप मेमोराइज करें एक बार, क्या बताया मैंने आपको अब तक। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, उसकी शांति के लिए 10 जनवरी 1920 को बना लीग ऑफ नेशंस, हेडक्वार्टर जेनेवा। लेकिन सेकंड वर्ल्ड वॉर को नहीं रोक पाया। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर कब से कब तक हुआ, 1939 से 45 हुआ। 1939 से 45 के बाद में क्या हुआ, 24 अक्टूबर 1945 को क्या बना, यूएन बना। यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में। यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में। अतिरिक्त बातें मत किया करो दोस्त, अतिरिक्त बातें ना, ध्यान से पढ़ें प्लीज। कुछ दोस्त कह रहे हैं सर यूपी पुलिस के लिए इस बैच से हो जाएगा। सिलेबस देखो ना यार आप लोग प्लीज एक बार, आप लोग सिलेबस को जानते हैं। अब ऐसे कोई बच्चा बोलेगा मैं इस एग्जाम के लिए उस एग्जाम, जो बैच चल रहा है वो पार्टिकुलर उसी एग्जाम के लिए है जिसके लिए वो लॉन्च हुआ था। ये दिल्ली पुलिस के लिए लॉन्च हुआ था, तो ये स्पेशली डिजाइंड फॉर दिल्ली पुलिस है। यूपी पुलिस का अगर कोई बैच है तो वो यूपी पुलिस के एग्जाम्स के लिए है, क्योंकि दोनों के अंतर देखोगे, दिल्ली पुलिस यूपी पुलिस की जीएस में अंतर है। यूपी पुलिस दिल्ली पुलिस देखोगे, हिंदी अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट है। रीजनिंग देखोगे, दिल्ली पुलिस में एसएससी की आती है, वहाँ पर आपको कंप्लीट आपका पढ़ना है अलग से रीजनिंग, उसमें बहुत सारे टॉपिक अलग से भी हैं, जैसे अभिरुचि वगैरह है। पिछली बार तो नहीं आया लेकिन आ जाता है, एकदम से डिफरेंट सिलेबस है। दिल्ली पुलिस में मैथ्स अच्छा आता है, यूपी पुलिस में आपका मैथ आसान आता है, तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है दोनों का, है ना, अलग अलग है दोनों। बताएंगे जी, जमीन नाम किसने रखा, नाम रखा था भैया रूजवेल्ट, अमेरिका के राष्ट्रपति। जमीन किसने दी थी, रॉकफेलर ने। कब बना था हेडक्वार्टर, 7 वर्ष बाद 1952 में। बहुत बढ़िया सुरेश भाई। संयुक्त राष्ट्र की भाषाएं कौन कौन सी हैं, यहाँ पर जो भाषा का मतलब यहाँ पर जो काम होता है वो है अंग्रेजी और फ्रेंच, और 3 आपका इसके अलावा, इन 2 के अलावा 4 और है। कार्स, कार्स से याद रखना, चीनी, अरबी, रसियन, स्पेनिश। बोलो एक बार मेरे साथ सारे लोग, कार्स, कार्स। कोई दिक्कत। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1973 में अपनाए गए एक प्रस्ताव में अरबी को आधिकारिक भाषा के रूप में जोड़ा। अरबी 1983 में सुरक्षा परिषद की आधिकारिक भाषा के रूप में जोड़ी गई है। जनरल इन्फॉर्मेशन है, पढ़ के छोड़ देनी।
संयुक्त राष्ट्र का जो चार्टर है उसमें अध्याय है 19 और अनुच्छेद है 11। चार्टर का क्या मतलब है? चार्टर से मीनिंग है भाई कोई भी संस्था चलेगी तो साथ ही कुछ नियमों पर चलेगी। जैसे कि कोई देश है, अब हमारा देश किस पर चलता है? जो हमारे देश में एग्जीक्यूशन होता है तो आप कहेंगे संविधान पर होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसी तरह से चलता है सब कुछ। तो भाई प्रधानमंत्री ऐसे होंगे, लोगों के नैतिक कर्तव्य ये हैं, मौलिक अधिकार ये हैं लोगों के, राष्ट्रपति ऐसे चुने जाएंगे। तो किस पे चल रहा है देश? हम सब करें जानते हैं इस बात को, कॉन्स्टिट्यूशन पर चल रहा है। हाँ जी। तो ऐसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है ना भाई, संविधान के पार्ट हैं, भाग हैं। जनरली 22, वैसे बोलते 25। अनुच्छेद आपका लगभग हो गए 470, पहले थे 395, तो उसको बांटा गया है। तो ऐसे ही इसके चार्टर को बांटा गया है अध्याय 19 में। और आपका अनुच्छेद कितने हैं इतने, आर्टिकल कितने हैं इसमें? तो आर्टिकल हैं भैया इसमें 111। राज यादव जी बहुत स्वागत, बहुत थैंक यू। यूएन के कितने ऑर्गन हैं? यूएन के 6 अंग हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। यूएन के कितने अंग हैं? 6 अंग, ध्यान से पढ़ना। पहला महासभा, जनरल असेंबली, इन सब के बारे में अभी विस्तार से जानेंगे। एक होता है सिक्योरिटी काउंसिल, दुनिया का पुलिसमैन, जिसमें स्थायी और अस्थायी देश होते हैं। एक है जो आर्थिक और सामाजिक कार्यों को देखता है। 1994 से काम करना कर दिया आपका प्रन्यास परिषद ने, जिसको ट्रस्टीशिप काउंसिल भी बोलते थे, ट्रस्टीशिप काउंसिल। एक है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अब जैसे आपके दो परिवारों के बीच झगड़ा हो गया कि नहीं भी दो, तो आप कहाँ जाएंगे? कोर्ट में जाओगे। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चले जाओगे क्या आप कहेंगे नहीं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संभालता है दो देशों के बीच के वाद विवाद को। दो देशों के बीच में क्या डिस्प्यूट है, दो कंट्रीज के बीच में क्या डिस्प्यूट है। एक सेक्रेटरिएट होता है, जैसे मैं बोलूँ प्रधानमंत्री सचिवालय, तो वो प्रधानमंत्री के कार्यों को देखता है। ऐसे ही यूएन के कार्यों को देखता है यूएन का सचिवालय। कितने भाग हैं इसमें? एक तो महासभा है जनरल, कि भाई कैसे आपका व्यक्ति चुने जाएंगे। दूसरा होता है सुरक्षा परिषद, एक्शन कैसे होंगे। एक इकोनॉमिक और आपका सोशल तरीके चीज़ों को देखेगा। एक प्रन्यास था, ये बंद हो गया। एक इंटरनेशनल कोर्ट और एक सचिवालय। इन सभी के हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, यानी कि इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वो हेग में है, हेग नीदरलैंड। तो थम्स अप करो, हमेशा याद रखेंगे भैया। यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ पर बताया था? यूएन का, तो यूएन का हेडक्वार्टर आपको बताया न्यूयॉर्क में। यूएन को उल्टा याद कर रख लो, एन यू, न्यूयॉर्क। यूएन का एन यू, न्यूयॉर्क। तो यूएन का जहां पर है उसके 5 ऑर्गन, चाहे महासभा हो, चाहे सुरक्षा परिषद हो, चाहे आर्थिक एवं सामाजिक परिषद हो, चाहे प्रन्यास परिषद हो आपका, चाहे सचिवालय हो, इन 5 के भी साथी कहां पर हैं? न्यूयॉर्क में है। सिवाय एक के, उसको दिमाग में रखो, सबसे ज्यादा वही पूछा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसीलिए सबसे ज्यादा पूछा जाता है, बाकी किसी का कभी नहीं पूछा गया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट कहां पर है? हेग में, हेग में। ठीक है, ओके। अब आते हैं महासभा। देखो महासभा क्या काम करती है, ये विश्व की लघु संसद बोलते हैं इसको, स्मॉल पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, हमारे देश में संसद क्यों है? आप भी तो देखते होगे हमारे देश में संसद है, आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा भाई, हमारे देश की संसद में लोकसभा है, राज्यसभा है। तो वो संसद का क्या काम है, क्यों संसद बनाई गई है? तो आप कहेंगे संसद भैया लॉ मेकिंग के लिए। देश में यदि किसी कानून की आवश्यकता है तो उस कानून का निर्माण संसद करेगी। ऐसे ही आपका यूएन में क्या कानून होंगे, उन सब का निर्माण महासभा करेगी, इसीलिए इसको संसद कहते हैं। तो आप इसकी कार्यप्रणाली समझ सकते हैं। प्रत्येक देश इसमें 5 रिप्रेजेंटेटिव भेज सकता है, लेकिन वोट कितने लोग डालेंगे? एक। अब जैसे हमारे देश से 5 लोग गए यूएन की मीटिंग में भाग लेने, एक आप थे, एक मैं था, 3 और थे, तो वोट किसका डलेगा? वोट डलेगा सिर्फ एक। एक देश का कितना वोट होता है? एक। चाहे 2 लोग जाएं तब भी एक वोट, अकेला जाए तब भी एक वोट, 5 चले जाए, मैक्सिमम 5 जा सकते हैं। अब चाहने को 4 चले जाएं, 3 चले जाएं, 2 चले जाएं। बैठक इसकी होती है हर वर्ष सितंबर के तीसरे मंगलवार से दिसंबर के मध्य, कभी भी हो जाती है, कभी भी नहीं पूछा जाएगा, कभी नहीं, नेवर। इसमें एक अध्यक्ष होता है, 21 उपाध्यक्ष और 7 मुख्य समिति के अध्यक्षों को चुनाव महासभा। तो सारे काम कौन कर रही है? महासभा। यानी एक अध्यक्ष होते हैं, 21 उपाध्यक्ष और 7 मुख्य कमेटी होती हैं। क्या काम है? बजट तैयार करेगी भाई, खर्च, भाई यूएन है, एक संगठन है पूरी दुनिया में संतुलन बनाने के लिए। तो यूएन के अपने ऑफिस भी हैं पूरी दुनिया में। जैसे भारत में, भारत और पाकिस्तान के बीच में झगड़ा क्या है? ईओके को लेकर के है।
पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर, तो वहां पर भी यूएन की यूएन पीस कीपिंग फोर्स है, उसका हेडक्वार्टर है अपना। तो इनके बहुत सारे लोग जगह 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 पोस्टेड हैं, तो उन सब का खर्चा होता है। अब खर्च के लिए भैया पैसा कहाँ से आता है? तो यूएन में जो मेंबर्स होते हैं वही डोनेट करते हैं पैसा इसके लिए। विकसित जो आपका स्थायी है वो ज़्यादा पैसा देते हैं, ठीक है, इसलिए स्थायी नहीं है कि ज़्यादा पैसा देते हैं, स्थायी हैं इसीलिए ज़्यादा पैसा देते हैं। बजट कौन पेश करेंगे? महासचिव। महासचिव होते हैं महासभा के प्रमुख। कोई भी नया सदस्य होगा, जैसे मैंने बताया अभी कितने सदस्य 193, अब मान के चलो कोई नया सदस्य आएगा तो कौन शामिल करेगा? महासभा। महासचिव कौन बनेगा? ये भी महासभा, लेकिन इसके लिए सिक्योरिटी काउंसिल रिकमेंडेशन देती है, यानी सुरक्षा परिषद सिफारिश दे देगी। सुरक्षा परिषद बताया था ना, दूसरा अंग। अभी वर्तमान में महासभा के प्रमुख कौन है? फिलेमान यंग, जो कि कैमरून के पहले प्रधानमंत्री थे कभी पहले। वर्तमान में, तो वर्तमान का पता होना चाहिए आपको, फिलेमान यंग है, याद रखेंगे। अब ये मैं आपको बताऊंगा फिर से, मेमोराइज करो, आंखें बंद करो। महासभा, महासभा क्या है? विश्व की लघु संसद है। और मैंने क्या बताया, संसद का क्या काम है? लॉ मेकिंग का। तो महासभा का कार्य ये देखना होता है कि भाई बजट तैयार करना है, बजट तैयार करेंगे, ठीक है, बजट तैयार करेंगे, मीटिंग होगी, मीटिंग के लिए क्या होगा आपका, 5 रिप्रेजेंटेटिव जा सकते हैं, लेकिन वोट कितने लोग डालेंगे? 1 लोग डालेंगे। अच्छा जी, इसके बाद में हमने बताया कोई बजट तैयार होगा आपका, या कोई नया सदस्य शामिल होना, न्यू मेंबर, या फिर महासचिव का चुनाव होना, ये सब महासभा देखेगी। 1 अध्यक्ष होते हैं इसमें, 21 उपाध्यक्ष और 7 समिति होती हैं। सिक्योरिटी काउंसिल, दुनिया का पुलिसमैन, पूरी दुनिया में संतुलन बना रहे, तो उसके लिए कुल 15 देश हैं, इंपॉर्टेंट है। देखो, जो 15 देश हैं ये हमेशा से 15 नहीं थे, पहली बात तो ये क्लियर कर लो। 1965 से इनको 15 किया गया, नहीं तो 1945 में जब यूएन बना था तब देश इसमें होते थे आपका 11 होते थे इसमें पहले। याद रख लेना, 1965 से हुए, पहले होते थे 5 तो स्थायी थे और 6 थे आपके जो टेम्पररी थे, यानी नॉन परमानेंट थे, और 5 थे परमानेंट, तो पहले 11 होते थे। और 1965 से कितने हुए हैं? 15। पूछूंगा ये मैं क्वेश्चन आपसे, जब प्रैक्टिस सेशंस आपको कराऊंगा कि भैया क्या बताया था मैंने आपको। बोलो भाई। बेटा अब कमेंट नहीं दिखना चाहिए दोबारा। ये क्लास में क्या आपको लाइसेंस बताने के लिए लेके आया था बच्चों, कि इस क्लास में थंबनेल पे लिखा हुआ था कि लाइसेंस कब तक का चलेगा या कब तक नहीं चलेगा। उसके लिए वीडियो बनाई हुई है, या हेल्पलाइन नंबर के पास भेजा करो और वेट किया करो, उनका जवाब आएगा कोई। नहीं तो जो लोगों ने वीडियो बनती है इसके लिए अलग से वीडियो आती है आप लोगों को गाइड करने के लिए, आपकी क्या एज होनी चाहिए, क्या कब तक का लाइसेंस चाहिए, अंकित भाटी सर की वीडियो होगी इन्फॉर्मेशन के लिए, इसीलिए तो सब चीज़ें अलग अलग होती हैं। अब मान के चलो मैं यहाँ कुछ पूछने लगूँ, कोई पूछेगा भैया मेरी मम्मी का नाम ये लिख दूँ, मम्मी का पापा का नाम ये लिखा हुआ है, उस सब के लिए क्लास नहीं है बच्चों, है ना। अस्थायी सदस्य है, अस्थायी सदस्य हैं 10। भैया भूलना मत, आपने कहा था लास्ट क्लास में गाइड करूंगा कैसे पढ़ना। हाँ बच्चों जरूर। ये कौन से हैं? ये हैं साथी टेम्पररी कंट्रीज। टेम्पररी का मतलब क्या है? जो बदलते रहते हैं। और ये कौन से हैं? ये परमानेंट, जो कभी नहीं बदलते और यही मनमानी करते हैं अपनी। देखो मनमानी कैसे करते हैं। स्थायी कितने हैं? 5, ABCFR, बोलो ABCFR, ABC फिर से ABC, ABC फिर से ABC। अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, रूस। अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, रूस, 5 याद रखने हैं। ये अस्थायी जो होते हैं 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और ये बदलते रहते हैं। जैसे भारत था पीछे, 2022 तक भारत था और अभी भारत नहीं है। भारत चुना गया इसके लिए 8 बार, और जापान सबसे ज्यादा बार, 11 बार चुना गया अस्थायी सदस्य, ठीक है। इनका चुनाव महासभा 2/3 मेजोरिटी से करती है, यानी 193 है अगर, तो उसका 2/3 जिस देश के पक्ष में चले जाएगा उसको अस्थायी सदस्य चुन लेंगे। यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है, इसको देखना, वीटो पावर। जितने भी स्थायी देश हैं उनके पास है वीटो पावर। वीटो पावर का क्या मीनिंग है? कौन बताएगा? हिंदी में लिख के बताओ। आप क्या समझते हो वीटो से? आपने पॉलिटी में भी पढ़ा होगा, राष्ट्रपति के पास में वीटो पावर होती है। तो आप कहेंगे भैया वीटो पावर जो है आपका, उसका मतलब है निषेध। जैसे कि मान के चलो यूएन कोई प्रस्ताव लेके आई
उसने कहा कि भाई एक काम करते हैं, भारत पाकिस्तान का जो मुद्दा है उसको हल कर देते हैं और पाकिस्तान को कह देते हैं भाई पीओके खाली करो। अब यूएन ये कह दे, लेकिन यूएन जो भी स्टेटमेंट या ऑर्डर आपका रिलीज करेगा उसके लिए इन पांचों देशों का समर्थन चाहिए। या चाइना चाहेगा कि भारत आराम से मुक्त हो जाए इस स्थिति में, तो चाइना क्या करेगा इसके लिए? चाइना कर देगा वीटो, कहेगा नहीं हम वी आर नॉट एग्री, वी डिसएग्रीड दिस, हम इससे सहमत ही नहीं है। तो बेशक चार देशों ने हाँ कर दिया हो, लेकिन किसी एक देश ने भी मना कर दिया, तो इसका मतलब है वो फिर आपका प्रपोजल, वो प्रस्ताव फिर आपका पारित नहीं हो पाएगा, वो इनेक्ट नहीं हो पाएगा। बात क्लियर है? समझ गए बात को? तो पांचों की सहमति जरूरी है किसी भी कार्य के लिए। सकारात्मक निर्णय के लिए 15 में से 9 सदस्यों की स्वीकृति जरूरी है, क्योंकि 15 कैसे हैं? 10 + 5, तो 5 तो मैंने बता दिया, इन पांचों की सहमति तो चाहिए चाहिए। तो 9 कैसे बनेंगे फिर? तो इसमें से कितने लोग और चाहिए? इन 10 में से 4 सहमति दे दें या ज्यादा भी दे दें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 4 कम से कम, और ये 5 के 5, तो इस तरह से बनेंगे आपका 9 मेंबर्स, तभी कोई कार्य हो पाएगा। यानी पांचों के पांचों की, जिनके पास में वीटो पावर है, उनकी सहमति जरूरी है। बहुत बढ़िया सुलेखा पाल, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगेन भारत 8वीं बार अस्थायी सदस्य चुना गया है। भैया अभी आपका जो है 10 अस्थायी कौन कौन से, ये बदलते रहते हैं, इनको नहीं पढ़ना है। जैसा अभी वर्तमान में भारत नहीं है, लेकिन पाकिस्तान है भारत का पड़ोसी, वो अस्थायी है वर्तमान में। डेनमार्क है, ग्रीस है, अल्जीरिया है, स्लोवानिया, ऐसे देश हैं अभी वर्तमान में। जब भारत हो तो उसको पढ़ना है। भारत 8वीं बार अस्थायी सदस्य चुना गया था। कब रहा था? 2021 से 22, क्योंकि 2 वर्ष के लिए रहते हैं। जापान सबसे ज्यादा बार, 11 बार चुना गया है। आर्थिक और सामाजिक परिषद, इसमें सदस्य कितने हैं? 54 हैं। ठीक है, इसको बस कॉमन पढ़ लेना। इसका कार्यकाल 3 वर्ष होता है। प्रत्येक वर्ष 1/3 मेंबर हटते रहते हैं और नए आते रहते हैं, रिटायर होते रहते हैं 1/3। कितना टेन्योर है इसका? 3 ईयर। बैठक वर्ष में 2 बार होती है। अध्यक्ष इसके बॉबरे हैं, याद कुछ नहीं करना, बस जर्नल पढ़ना है। सचिवालय इसमें इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए। जो सेक्रेटरिएट होता है वो क्या करता है? यूएन के दिन प्रतिदिन के कार्यों को निपटाता है। किसी भी सचिवालय का काम यही होता है। जैसे प्रधानमंत्री सचिवालय है तो उसका काम है कि दिल्ली के वर्क फंक्शंस को, क्या क्या काम थे आज, उन सब की देखरेख करना। सचिवालय का जो प्रमुख होता है उसी को बोलते हैं महासचिव, और ये सबसे बड़ा पद है इसमें यूएन। यूएन में महासचिव का कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्षों का होगा। कितने लोग बता सकते हैं वर्तमान में यूएन के महासचिव कौन है? और सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो यूएन से पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा महासचिव से। भैया इनको वीटो पावर किसने दी? अब बुद्धू तुम क्लास में सुन नहीं रहे थे क्या अब तक? मैंने बताया नहीं, जब शक्ति आई तो मित्र राष्ट्रों के पास में आई, उन्होंने अपने पक्ष वालों को बोल दिया ये स्थायी है और इनके पास वीटो पावर होगी। देने के लिए क्या अलग से कोई बाबा जी आएंगे? ठीक है, सभी महासचिव, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है सर। मैं हिस्ट्री को पॉलिटी में पढ़ चुका नायक से, और अभी हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ। पढ़िए, अच्छी बात है, पढ़ोगे तभी तो सेलेक्ट होगे। बात बनाने वाले नहीं होते, पढ़ने वाले ही होते हैं। सभी महासचिव, देखो कब स्थापना हुई यूएन की बताइए? 24 अक्टूबर 1945 को। अब मैंने कहा कि जो महासचिव होंगे उनको कौन नियुक्त करेगा? आंसर करो फटाफट से। महासचिव कौन बनाता है? तो मैंने बताया महासभा का काम है बजट बनाना और महासचिव की नियुक्ति करना। तो यहां पर अगर महासचिव शुरुआत में तो एकदम से चुनाव नहीं हुए, तो कार्यकारी यानी एग्जीक्यूटिव बना दिए ग्लैडविन जेव, कि भाई जब तक एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता तब तक ये बन जाते हैं। और फिर उसके बाद में महासभा ने चुना त्रिगवेली दे, किसके? त्रिगवेली को, जो कि नॉर्वे के थे। त्रिगवेली मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है यूएन के पहले महासचिव कौन थे। इन्होंने नॉर्वे के थे, लेकिन उन्होंने देखा कि यूएन भी जो है ना साफ साफ काम नहीं करता है। इसका झुकाव मित्र राष्ट्रों की तरफ, अमेरिका की तरफ, या जो आपका स्थायी देश है उनकी तरफ ज्यादा रहता है। भारत भी बोल रहा है ना भी हमको स्थायी सदस्यता दो। G4 ग्रुप में क्या है? भारत, ब्राजील, ये सब क्या बोल रहे हैं कि भाई हमको भी स्थायी सदस्यता दो ना, हम भी तो दुनिया में देश हैं। और भारत में देखो 140 करोड़, इतनी बड़ी जनता का प्रतिनिधित्व हम भी कर रहे हैं, तो हमको भी स्थायी सदस्यता दो। इसमें हम भी दुनिया के बारे में विचार करेंगे। आपने ऐसे देशों को दे रखा है जिनके पास में साधन तो ज्यादा है, लेकिन वो एक बड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व तो नहीं करते।
तो यहाँ पर आपका क्या बोलेंगे, इसने देखा कि भाई ये ठीक ठीक अच्छे से काम नहीं करता तो इन्होंने रिजाइन कर दिया। टैग हैमरसोल्ड, हवाई दुर्घटना में इनकी मौत हुई थी 1961 में। जब मैं आपको नोबेल पढ़ाऊंगा तो नोबेल पुरस्कार में मैं आपको पढ़ाऊंगा दोस्त कि पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ही व्यक्ति ऐसे हैं जिनको मरणोपरांत नोबेल मिला है। एक तो एरिएक्सल 1931 और डैग हैमरसोल्ड 1961। तो डैग हैमरसोल्ड, मैं वहां पर आपसे पूछूंगा कहां पर पढ़े थे आपने, तो ये बताना आपकी डैग हैमरसोल्ड महासचिव थे। यू थांट पहले एशियाई या गैर यूरोपीय, इनसे पहले जितने भी लोग थे सब यूरोप के थे, ये पहले थे म्यांमार के जो बने महासचिव। वाइल्डहाइम ऑस्ट्रेलिया, जेवर कुइयर पेरू देश के थे। बुतरस घाली मिस्र के थे, ये पहले अफ्रीकन बने। जितना महत्वपूर्ण मार्क कर रहा हूं उतना पढ़ना, बस ये बीच वाले मत पढ़ना, है ना। टैग हैमरसोल्ड हवाई दुर्घटना, यूथांट पहले एशियाई, और बुतरस घाली पहले अफ्रीकन। कोफी अन्नान ये भी चर्चित रहे थे पिछले वाले, घाना के, इनकी बुक है, इनको शांति पुरस्कार भी मिला हुआ है। पान की मून दक्षिण कोरिया के, और एंटोनियो गुटेरस ये पुर्तगाल के वर्तमान में महासचिव हैं। इनसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाएगा किस कंट्री के हैं। ओके, बहुत बढ़िया। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट का हेडक्वार्टर कहां पर बताया मैंने? अच्छा, इसका तो सब जान ही जाओगे तुम, देखो बताओ बाकी सबके हेडक्वार्टर कहां बताए थे मैंने आपको। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। आगे आगे, बहुत बढ़िया। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इसकी स्थापना 3 अप्रैल 1946 को हुई। हेडक्वार्टर बिल्कुल ठीक आंसर आप सबके, न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क, सबका आंसर एकदम ठीक है। हेग में इसका हेडक्वार्टर है। तो जब इसके बाकी ऑर्गन बने थे उसके अगले वर्ष ये बना। इसके चार्टर में 5 आपका चैप्टर हैं, आर्टिकल इसमें 70 हैं। न्यायाधीशों की संख्या यहाँ पर 15 है। जैसे आपने देखा होगा ना भी न्यायालय है तो उसके लिए न्यायाधीशों की जरूरत होगी। जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट में अभी कितने जज हैं, तो आप कहोगे 1+33, यानी भैया वहां पर 34 जजेज है। ओके, तो न्यायाधीशों की संख्या यहाँ पर 15 है, और उनका कार्यकाल जो है वो 9 वर्ष है। कितना है कार्यकाल? 9 वर्ष है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी 2 न्यायाधीश एक देश के नहीं हो सकते, क्योंकि कभी वो किसी के पक्ष में फैसला सुना दे, क्योंकि यहाँ पर देशों के मुकदमे जाते हैं। अब देखो अच्छी बात क्या है, अध्यक्ष भी इन्हीं में से चुना जाएगा और उपाध्यक्ष भी 3 वर्ष के लिए। न्यायालय की भाषा भी फ्रेंच और इंग्लिश है। न्यायालय का कोरम है 9 जज। कोरम क्या होता है बताओ? पॉलिटी पढ़ते टाइम आपने पढ़ा होगा, किसी भी बैठक के लिए जो न्यूनतम संख्या है। ऐसा नहीं है कि अकेला जज आया कोट पैंट पहन के और उसने अपनी जो है कार्रवाई शुरू कर दी, नहीं। किसी भी मामले पर अकेला तो कुछ भी सुना देगा किसी के फेवर में, कोई भी डिसीजन, है ना, अकेला तो कुछ भी सुना देगा। तो इसके लिए बोला गया कि कम से कम 9 जज होंगे, तभी आपका क्या बोलेंगे, तभी आपका वो कार्यवाही आगे बढ़ेगी। न्यायालय में पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर नगेंद्र सिंह हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर नगेंद्र सिंह, इनके अवार्ड हैं। न्यायालय में पहले न्यायाधीश, देखो ये तो सिर्फ न्यायाधीश हैं, और ये कौन है? ये मुख्य न्यायाधीश है। मैंने कहा ना जो 15 न्यायाधीश होते हैं उनमें से एक अध्यक्ष चुना जाता है, उसी को बोलते हैं मुख्य न्यायाधीश। तो नगेंद्र सिंह कहना, और बेनेगल रामाराव ये पहले न्यायाधीश हैं। वर्तमान में कोई है भारत की तरफ से? दलवीर भंडारी। न्यायाधीश कौन चुनेगा? मैंने आपको बता दिया, चुनने का चाहे महासचिव का काम हो, चाहे नए सदस्य का हो, या आपका न्यायाधीश का हो, सारे काम महासभा करेगी। आईसीजे के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? नवाब सलाम है। इंटरनेशनल कोर्ट के कौन है? नवाब सलाम, जिनका फोटो भी दिख रहा होगा आपको। ये आईसीजे के बारे में कुछ फैक्ट है, फिर से देखो एक बार, जरूरी है आईसीजी, सबसे ज्यादा पूछा जाता है। अगले वर्ष बना हेग में, अध्याय 5 अनुच्छेद 70, न्यायाधीश 15 चाहिए, कार्यकाल भी 9 वर्ष, और कोरम भी आपका कितना होगा? 9 जजेस का होगा। कोई भी 2 एक देश के नहीं रहेंगे। फ्रेंच और इंग्लिश में इसकी सुनवाई होगी। भारत के पहले मुख्य डॉक्टर नगेंद्र, और बेनेगल रामाराव आपके अगर सिर्फ न्यायाधीश पूछ। वर्तमान में आईसीजे के प्रमुख कौन है? नवाब सलाम है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलेंगे जी।
तो यूएन को पढ़ के आना, नेक्स्ट क्लास में आपका वर्ल्ड बैंक से पढ़ेंगे। कोई जल्दबाजी, आपको फुर्ती नहीं होनी चाहिए, भागना कहीं नहीं है, आपको एक धैर्य के साथ में पढ़ना है ना। सर मैं जीएस के पीवाई क्यू और नायक सीरीज तो बच्चा 1 मई से चलेगी अभी, उससे पहले एफर्ट क्यों नहीं लगाते? देखो सुनो, तुम में से कई स्टूडेंट्स ये होते हैं जो बोलते हैं चॉइस, मुझे तो सिर्फ एक चीज बता दो, सिर्फ एक चीज बता दो, उसको मैं कर लूंगा। यही चीज तुम्हारे सिलेक्शन ना होने का कारण बनती है। आप ये कहो भैया आपने हमसे कहा कि हम स्टैटिक जीके को पढ़ रहे हैं, मैंने आपको एक चीज के लिए गाइड किया था कि अदर जीके हो या स्टैटिक जीके हो, कि भैया आप जो ये पेड क्लासेस चल रही हैं, आपकी क्लासेस चल रही हैं, इससे आपको जो टीचर समझा रहे हैं उसकी बेसिक हर एक चैप्टर की समझ होनी चाहिए। जैसे कि आज हमने यूएन को पढ़ा, तुमको पता होना चाहिए अच्छा यूएन इसलिए है, यूएन में 6 ऑर्गन है, इनके हेडक्वार्टर ये हैं, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास में होनी ही चाहिए। अब जैसे मान के चलो मैं आपके लिए लेकर आऊँ एक इंपॉर्टेंट क्लास, उसमें मैं आपके लिए करा दूं 100 क्वेश्चन, ये लो भैया 100 क्वेश्चन कर लो ये, अब उसमें बेसिक तो छूट गया ना सब कुछ। तो आपको एप्लीकेशन से पहले बेसिक कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद में तब आप प्रैक्टिस सेशन की ओर जाना। और अगर आपने बेसिक्स क्लियर कर लिए अपने और फिर प्रैक्टिस जबरदस्त लगा दी, तब सिलेक्शन के पूरे पूरे चांसेस हो। अपने मन में रख लो, पहले बेसिक फिर देन प्रैक्टिस। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, सिर्फ प्रैक्टिस सेट करके वो सोचना चाहते हैं हम इससे कमाल कर देंगे, और फिर वही आधा अधूरा रिजल्ट बनता है। क्वेश्चन तो कर लेते हैं वो काफ़ी, लेकिन उतना जैसा रिजल्ट बनना चाहिए वैसा नहीं बनेगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? बहुत बढ़िया। हाँ तो यही फॉलो करना है। तो अपना ख्याल रखो बहुत सारा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं कल। धैर्य के साथ में पढ़ते रहो अच्छे से। जब 1 मई तक खुद को मतलब प्रिपेयर कर लो प्रैक्टिस के लिए, बेसिक चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए आपकी। 1 मई से नायक 2.0 आएगा यूट्यूब पे, उसके लिए मतलब फिर दमखम लगाना है। ओके, थैंक यू।